नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2 साल दूर हों, लेकिन दोनों ही दल अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस में दिन भर अहम बैठकों का दौर चला। बीजेपी ने जहां संभागवार विधायकों के साथ 1-to-1 किया, वहीं गौरव दिवस के बाद कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद में जुटने को मजबूर हुई है। तो विधायकों से फीडबैक लेने के बीजेपी में क्या है मायने और इन बैठकों का असर किस रूप में आगे देखने को मिलेगा? क्या ये बीजेपी विधायकों के लिए अल्टीमेटम है या फिर उनकी परेशानी सुलझने की शुरुआत? आज बहस इसी मुद्दे पर होगी। ये बीजेपी के इसी महामंथन पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख हैं बीजेपी की ओर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं आज 2, हमारे साथ में देवदत्त दुबे जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका बहुत स्वागत है। पहला कमेंट है गुलरेज जी आपसे ही। अलग अलग संभाग के विधायकों को बुलाना, एक संभाग के विधायकों के साथ एक साथ चर्चा करना, ये फीडबैक लिया जा रहा है या रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, और किस चीज की तैयारी चल रही है भाजपा में? गुलरेज जी। भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि हमारा कार्यकर्ता जो संगठन से होते हुए सत्ता में बैठा हो, सत्ता की जो चमक होती है उसको खराब नहीं कर दे, और इसके लिए आवश्यक होता है कि लगातार उसको संगठन की पॉलिश मिलती रहे। तो ये जो संगठन की पॉलिश है वो ही बड़े से बड़ा क्यों नहीं कार्यकर्ता हो जो संगठनता में होता है, उसको भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, आपके और मेरे तरह बनाए रखती है। और यही करने के लिए संगठन बार बार बैठकें लेता है। आप उसको किसी नाम से भी पुकारे, लेकिन इससे बात यही होती है कि संगठन का जो विचार है, संगठन की जो विचारधारा है, जो एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल जी का है, जो अंत्योदय का विजन है, उसके अंदर कूट कूट के भरा रहे, ताकि वो जो चीजें भ्रमित करती है लोगों को, सत्ता की चमक जो अच्छों की आंखों को अंधी कर देती है, वो चमक से वो बचा रहे। इसीलिए ये बैठकें होती है और फीडबैक इस चीज का दिया जाता है बार बार कि जमीन से क्या रिपोर्ट आ रही है, जनता हमारे बारे में क्या सोचती है और हमसे क्या अपेक्षा रखती है, और यदि हम अपेक्षा पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो हम में कमी क्या है, ये संगठन बताता है सत्ता को, और सत्ता उस अनुसार तो कुछ बताएंगे गुलरेज जी की फीडबैक मिला क्या है? देखिए, ये संगठन की बात होती है और ये चीजें बाहर नहीं होती और करना भी नहीं चाहिए। संगठन के जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर संगठन की पार्टी के फोरम में होती है और अलग अलग तरीके होते हैं। अभी जैसे 26 तारीख को बैठक है कार्यकारिणी की, उसके बाद हम लोगों की बैठक है प्रशिक्षण के लिए, फिर हम लोग प्रशिक्षण अलग अलग स्थानों पर जाके करेंगे। तो ये हमारे संगठन का तरीका है कि हम फीडबैक लेते भी हैं, हम विचारधारा का प्रवाह करते हैं, प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, अपने कार्यकर्ता को लगातार पॉलिश करते रहते हैं। चलिए देवदत्त जी, आप तो काफी अरसे से बीजेपी की इस कार्यशैली को, इस पद्धति को देखते आ रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले विधायकों से 1-to-1 और एक्चुअल संवाद, वर्चुअल का तो नहीं रहा, अब जमाना अब एक्चुअल होने लगा है, तो वो बात, और फिर सीधे शिव प्रकाश पूछताछ कर रहे हैं। ये पूछताछ कहेंगे या स्वस्थ चर्चा कहेंगे, या फिर कोई एग्जाम चल रही है कि रिपोर्ट कार्ड अब तैयार करना, 23 की तैयारी के हिसाब से देखते हैं देवदत्त जी, या फिर एक जो सामान्य प्रोसेस जो बीजेपी जिसके लिए फेमस है कि भोजन, बैठक और विश्राम, ये वही उसी कड़ी का हिस्सा है? देवदत्त जी। देखिए, राजनीतिक दल का चुनाव ही होता है क्योंकि उनके जो घोषणा पत्र हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको साकार करने के लिए उनको सरकार में आना होता है। तो ये जो चल रहा है इस समय दौर, ये केवल 2023 की तैयारियां हैं, क्योंकि पिछला 2018 के चुनाव भाजपा के लिए एक अच्छा अनुभव नहीं था कि 15 सालों की सरकार चली गई थी, तो कांग्रेस में टूट हो करके और जो सरकार बनी, उसके बाद जो लगातार चुनाव हो रहे हैं उसमें पार्टी को जितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, अच्छा, उसके बाद पार्टी ने फीडबैक लिया है विधायकों के क्षेत्रों से, संगठन के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से, और उस फीडबैक से आज विधायकों को 1-to-1 अवगत कराया है और विधायकों से ही पूछा है कि जो आपका ये फीडबैक आया है, आपने कोरोना काल में क्या किया, आप कैसे मिलते हैं कार्यकर्ताओं से, कैसे उनकी समस्याएं हल करते हैं, आपके जो पुराने साथी है वो आपके साथ है कि नहीं, वो क्यों अलग हो गए, वो क्यों दूर हो गए, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, बातें जो आई हैं। क्योंकि पार्टी को
अभी जो 4 उपचुनाव हुए इसमें ही बहुत मशक्कत करनी पड़ी कि एक ही विधानसभा में 4 मंत्री और संगठन के पदाधिकारी सब लगाने पड़े, और जैसे जीते वो स्वयं जानते हैं कि बहुत मेहनत के बाद जीते। 230 सीटों में जब चुनाव होंगे तब पार्टी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएगी। तो पार्टी ये चाहती है कि अभी से सुधार लाया जाए कार्य प्रणाली में, और क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस 15 वर्षों के बाद जब से 18 में सत्ता में आई है तब से उसको भी एक तरह से सत्ता की चाहत या ललक हो गई है, जो चस्का लग गया है। तो अब ऐसा खुला मैदान भी नहीं है बीजेपी को जो 2003 से 8 और 13 में मिला। विपक्ष उतना सक्रिय नहीं रहता था, इतना मैदानी काम नहीं करता था। तो कांग्रेस एक रणनीति के तहत बड़े आंदोलन तो नहीं कर रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो जातियों के बीच काम कर रही है, बूथ पे काम कर रही है, क्योंकि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, मैं सर आपके पास आता हूं मैं, और सीधे हम रुख करते हैं बीजेपी कार्यालय का। मैं राजेश जी आपके पास आऊंगा। तो राजेश जी, बीजेपी में बैठ के आम बात है, लेकिन जब चिंतन होता है तो यानी कोई चिंता है, तब तो चिंतन हो रहा है। तो कौन सी चिंता, जिसकी तरफ देवदत्त जी इशारा कर रहे थे वो, या फिर बीजेपी अब 4 घर आगे की सोच के चलने वाली पार्टी? क्योंकि जैसा कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को भी चस्का तो लग गया, स्वाद तो लग गया मुंह में सत्ता का। हालांकि बहुत कमजोर है उस वक्त अगर हम मैनेजमेंट, क्योंकि आज जब आदिवासी विधायकों के साथ कांग्रेस की बैठक है तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत पीछे हैं मैनेजमेंट में, लेकिन क्या मैनेजमेंट, इवेंट, ये सब चीजें क्या वो 2023 जीत दिलवा पाएंगी, या उसी की तैयारी हो रही है, या फिर निकाय और पंचायत चुनाव पर फिलहाल फोकस? क्या आप आकलन कर पा रहे हैं राजेश जी? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है दीपेश जी की जो पार्टी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे समय इलेक्शन मोड में रहती है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ऐसा नहीं होगा, पहले 4.5 साल कुछ होता ही नहीं था, मतलब सिर्फ बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं है, पहले एक ट्रेंड था आज से 10, 15, 20 साल पहले कि 4.5 साल विधायक सांसद अपने इलाके में जाता ही नहीं था, कुछ इलेक्टेड लोगों से मिलता था और आखिरी के 6 महीने वो पूरी जान लगा देता था और चुनाव जीत लेता था। अब ऐसा नहीं है, अब जनता जागरूक हो गई है। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा जो अभी नया ट्रेंड है पूरे समय इलेक्शन मोड में रहने का, ये कहीं ना कहीं जनता के हित में है। एक और बात ये थी कि जो विधायक या सांसद हैं वो होते हैं अकाउंटेबल पार्टी के प्रति, पब्लिक के प्रति, और पब्लिक का जो फीडबैक आ रहा है, पब्लिक का फीडबैक आ रहा है पार्टी के पास, और पार्टी उस फीडबैक पे काम करते हुए अगर इनको बुला रही है, इनसे फीडबैक ले रही है या इनसे इनका अकाउंट ले रही है कि आपने क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा किया, तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी चाहती है कि उसका जो ग्रिप है जनता पे, इलेक्टोरेट पे, वो बना रहे। अब पंचायत चुनाव और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं बिल्कुल पास हैं, भले ही अभी कुछ दिनों के टल गए हैं लेकिन बिल्कुल पास हैं, और दोनों पार्टियों का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उस चुनाव के लिए अच्छे से तैयारी करें। बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 2023 अगर इसमें जीतती है, इसमें अच्छी व्यवस्था रहती है तो 2023 में वापस आएगी, और कांग्रेस अपना वापस से अपनी स्थिति सुधार सकती है, ये उस कांग्रेस की प्लानिंग है। और एक बात बस ये है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि 2018 में तक ये स्थिति हो गई थी भाजपा में, और डॉक्टर गुलरेज माने या नहीं माने, 2018 तक ये स्थिति हो गई थी कि जो नीचे का कार्यकर्ता होता था, कई बार विधायक तक होते थे, वो एक छोटी सी बात कह रहे हैं, उनसे कोई एक तहसीलदार बात नहीं सुन रहा है और मंत्री उसकी बात ही नहीं मानते थे, और आम कार्यकर्ता की काफी बुरी स्थिति हो गई थी उस 15 सालों का जो उनका शासन था। तो उसका वो एक बहुत बड़ा कारण रहा, जो 2018 में जो भी परफॉर्मेंस खराब रही, तो उस चीज को अब जो वो चीज हाईएस्ट लीडरशिप तक पहुंची है, और अब वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी भी स्थिति में। गुलरेज जी, 60% विधायकों के टिकट कटने, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, हवाएं तमाम उड़ती रहती हैं, लेकिन नाराज जो विधायक हैं, जो ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर करते रहते हैं, हम नाम क्या लें, अब एक नई सुगबुगाहट हुई कि साहब कुछ आपके बहुत सीनियर लीडर किसी दूसरे दल में जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आई हैं जिनको भाई न सत्ता में न संगठन में कहीं जिम्मेदारी भागीदारी नहीं है। तो क्या इन तमाम परेशानियों को भी दूर किया जाएगा? क्या इनसे भी निपटा जाएगा? फिर केवल नए नए टास्क दिए जाएंगे, साहब 51% वोट चाहिए तो आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आदिवासी और दलितों पर ही फोकस रखो, या फिर पार्टी के बाकी नेताओं की भी पीड़ा सुनी जाएगी कि भाई कब तक हम बैठे रहेंगे, निगम मंडल आपके तय नहीं हो पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, ये जो बाहर के मेहमान आए, भले ही ठीक है आप कहते हैं कि वो घुल मिल गए हैं, लेकिन दिक्कतें तो आ रही है ना। जो रुके हुए फैसले, एक वो बहुत फेमस एक
फिल्म थी, सीरियल, वो उपन्यास था रुका हुआ फैसला। तो रुका हुआ फैसला तो आपके यहाँ भी है भाई, जब सब इतना अच्छा है, सब इतना समन्वय है, तो फैसले रुके क्यों पड़े हैं, क्यों नहीं लिए जा सकते हैं अभी तक? जी गुलरेज जी। नहीं, आप देखिए, आज ही मोर्चे, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा हो, इनके जो जिले के अध्यक्ष हैं, कई जिलों के अध्यक्ष विष्णु जी ने, बीडी भाई साहब ने आज घोषित किए। तो फैसले कतई नहीं रुकते बीजेपी में। बीजेपी का तो मंत्र ही है चरेवती, जो भी हो चलते रहो, रुकने का तो काम होता ही नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि हवाओं में ये बातें चल रही हैं, तो हवाओं में भाई साहब बातें उन्हीं की चलती है जिनमें तत्व होता है। जिनमें तत्व नहीं होता उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करता है, उसका तो नाम लेना पसंद नहीं करता है। अरे मतलब जो नाराज हैं, विधायक हैं, आपके पूर्व मंत्री हैं, उनको आप जिम्मेदारी दीजिए ना, सत्ता में दीजिए। निगम मंडल क्यों अभी तक रोक रखे हैं? कब वो लिस्टें जारी होंगी? और हम कहते हैं अगर बिना अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के निगम मंडल चल ही रहे हैं तो फिर इनको देने की जरूरत क्या है, अगर 2-2.5 साल से ये सब व्यवस्था रुकी पड़ी है तो बात यही है कि ये प्रेशर है ना। ये क्या प्रदेश कार्य समिति के बाद क्या इसमें भी कुछ इस पर भी होगी चर्चा, बातचीत? जी, प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ। पहले हमारा मूल मकसद रहता है हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करके रखे और सरकार अच्छी तरह से जनहितैषी कार्य करती रहे। उसके बाद बाकी सब चीजें जो होती हैं वो चलती रहती हैं। आपने बात किया कि हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं ऐसे जिनको अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली सरकार में। आपके यही शॉर्ट्स देख रहा था वीडियो के में, उसमें वो लोग भी आगे की कुर्सियों पर बैठे थे, वो बड़े प्रसन्नचित्त दिख रहे थे, तो बहुत सारे थे। तो ये संगठन जो है ना, ये आप ये देखिए कि दीनदयाल जी एक बात कहते थे, जब एक समय था कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हो गई थी तो बड़े बहुत सारे नाम चल रहे थे कि इसको अध्यक्ष बना देंगे, उसको अध्यक्ष बना देंगे। तो दीनदयाल जी ने एक बात कही थी कि हमारे लिए अध्यक्ष या कोई भी पद कोई ऐसी चीज नहीं है कि हवा में कोई भी आएगा और उसको हम वरमाला डाल देंगे। ये सारे पद और सब पदाधिकारी हमारे शरीर के अंग होते हैं और हमारे पीछे जो आशीर्वाद के हाथ है वो लोगों को दिखते नहीं है। तो यही बात आज भी इतनी ही मौजूद है। जिस तरफ देवदत्त जी इशारा कर रहे थे वो चिंता है, सता रही है चिंता। कांग्रेस मजबूत है, इतनी मुश्किल से ये 4 उपचुनाव में 3 जीत पाया, पूरी ताकत झोंक दी, तब तो 3 जीते, फिर 230 कैसे जीतेंगे जब सब अलग अलग होंगे? क्या इसी की तैयारी अभी से होने लगी है गुलरेज जी? नहीं सर, चिंता वगैरह कुछ नहीं सता रही, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। बड़ी स्पष्ट बात बोलता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जो है दो काम के लिए काम करती है। एक तो समाज से अपने आप को जुड़ाव फील करती है, समाज के उत्थान के लिए करती है क्योंकि वैचारिक पार्टी है, और दूसरा वोट प्राप्ति के लिए करती है। और यदि हम दोनों काम नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस बन जाएंगे। चलिए देवदत्त जी, एक लास्ट कमेंट, कोई सुझाव, कोई सजेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, ये बैठकें तो चलती रहती हैं, अब अंदर का तो हाल फिर धीरे से बाद में बाहर आता है कि एक तरफा बातचीत हुई या वाकई 1-to-1 हुआ, केवल सुनी गई कि सुनाते ही रहे बड़े नेता बैठ करके, तो ये तो आएंगी। लेकिन देवदत्त जी, क्या होना चाहिए अगर इतनी चिंता है वाकई? भले ही विपक्ष कमजोर है, आपको लग रहा है कांग्रेस मजबूत, लेकिन हम कहेंगे कि ठीक है, जनता मजबूत है जो इतना पानी पिला देती है कभी कभी किन्हीं मुद्दों पर। लेकिन क्या कहेंगे, ये बैठक के साथ साथ और क्या होना चाहिए? या जो मैंने कहा नाराज नेताओं का जिक्र, किस तरीके से डिसीजन लिए जाने चाहिए, या फिर इसको कैसे आप देखते? सत्ता पर संगठन क्या पेंचकस कस रहा है, कैसे देखते देवदत्त जी? देखिए, देश मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या सालों से जो उसमें एक कमी महसूस हुई, उसके बाद आप देखेंगे मुरलीधर राव और शिव प्रकाश जी अभी उपचुनाव में वार्ड स्तर तक की बैठकें लेने गए। अब मध्य प्रदेश संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, क्योंकि संघ भी एक तरह से नागपुर के बाद यदि कहीं पर भी उप मुख्यालय कहे तो भोपाल ही है, और बीजेपी संगठन भी यहाँ मजबूत है। तो ये कवायद पूरी इसीलिए है कि मध्य प्रदेश में मैंने जो पहले कहा था 2018 का झटका, अब तक न संघ न भाजपा न उनके रणनीतिकार भूले नहीं है, और अभी भी वैसी स्थिति नहीं है कि कोई अच्छा वातावरण हो और फीडबैक लेते रहते पार्टी। यही पार्टी की खासियत है कि आज शून्य से शिखर पर पहुंची है और उसी के बाद वो कवायद करती है। यही मशवरा और सलाह विधायकों को दी गई है कि आप सक्रिय रहे, लोगों के बीच रहे, उनकी बातें सुने, उनके काम करें,
ये तो हर बार कहा जाता है देवदत्त जी, मंत्रियों को भी कहा जाता है, मानता कौन है, जाता कौन है? तो क्या आपको लगता है कुछ सक्सेशन होंगे या कोई कठिन टास्क दिए जाएंगे, दिए जाने चाहिए, या फिर केवल खाना पूर्ति की जो परंपरा होती, रस्म-अदायगी होती, वही सब चल रहा है देवदत्त जी? अभी पहले कई बार राजनीतिक दलों में ये भी होता था मेरा तेरा चलता था, लेकिन अब परिस्थिति वैसी नहीं है कि हम इन्हीं को वो कर रहे हैं। अब तो वो जो जनाधार वाले हैं, दमदार है, रणनीतिकार है, ऐसे ही लोगों को महत्व मिलेगा। और यदि आपको अपना महत्व पार्टी में बनाए रखना है तो आपको अपना पक्का जनाधार ऐसा बनाए रखना कि पार्टी के सर्वे में आपकी रिपोर्ट ठीक आए, आपकी स्थिति ठीक रहे। क्योंकि अब तो पार्टी ने जिस तरह के संकेत दिए पूरे देश में, गुजरात में आप रातों रात बदल दिए पूरे घर के जी, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया और वहाँ 100 टिकट विधायक को भी कटने की अभी से बात चल रही है। दिल्ली नगर निगम पार्टी का प्रयोग धर्मीता की ओर है और वो उसमें उसको सफलता मिल रही है, तो क्यों ना वो मध्य प्रदेश को दोहराया जाएगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी जी राजेश जी, लास्ट कमेंट आपसे। बीजेपी में कुछ भी मतलब कहें कि व्यर्थ नहीं होता है, वो बहुत कुछ उसके पीछे प्लानिंग होती है, रणनीति होती है, थिंक टैंक काम करते रहता है। तो ये जो संभागवार चर्चा, एक तो इसका क्या उद्देश्य, क्या मकसद आप देखते हैं कि संभागवार बुलाइए बैठकें, और शिव प्रकाश पहली बार इतने बड़े पोस्ट के हैं, वो विधायकों से 1 to 1 कैसे देखते हैं? लास्ट कमेंट संक्षेप में। हाल की बात ये है कि इसमें जो संगठन मंत्री होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है। ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस बीजेपी की, क्योंकि क्या होता है, संगठन मंत्री वो आरएसएस के प्रचारक आते हैं। अब ना तो उनको कोई पॉलिटिकल उनका महत्वाकांक्षा होती है, जनरली 99.9% की स्थिति होती है। तो इसलिए जब ऐसे लोग जब बैठे होते हैं तो फिर वो सिर्फ संगठन की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो 2018 से पहले वो चीज कुछ दिनों के लिए गुम हो गई थी। अब उस चीज को वो गुम होने नहीं देना चाहते हैं, और वो अपना जो उनका करिकुलम है, जो उनका प्रोग्राम है, उसको लगातार बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि उनका मतदाताओं से नहीं टूटे। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनका जो कार्यकर्ता है तहसील लेवल पे, बूथ लेवल पे, उसकी जो परेशानियां हैं वो, या उसके भी जो मसले हैं, वो हर विधायक को मालूम होने चाहिए। और विधायक को उसका सोल्यूशन अगर उससे नहीं निकल रहा है तो मंत्री से बात करे, मंत्री से नहीं निकल रहा है तो मुख्यमंत्री से बात करे। ये क्योंकि अभी ये कुछ विधानसभाओं में ये देखा गया है, विधानसभा क्षेत्रों में, कि छोटे छोटे कार्यकर्ता भी उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन है, क्योंकि आपका कार्यकर्ता ही अगर मजबूत नहीं होगा, जिसने बूथ पे बैठना है, तो आप चाहे वहां पे बैठ के कुछ भी कर लो, भोपाल में बैठ के बुला लें या किसी को भी बुला लें, लेकिन बूथ पे अगर आप कमजोर हो गए, और कहीं ना कहीं ये आखिरी जो वोटर तक पहुंचने की जो लोग हैं उनको मजबूत करने की कवायद है, और यही एक मेन कारण है। चलिए, देखना है कि अब खैर अभी कल यानी 25 तारीख को फिर बाकी बचे संभागों की बैठक